काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर जनपद के नगर पंचायत कछवा में अतिक्रमण हटाओ अभियान में हो रही अनियमितता को लेकर पूर्व चेयरमैन के द्वारा डीएम को पत्र दिया गया। साथ ही पत्र के माध्यम से फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले व्यवसायियों को दूसरा स्थान आवंटित करने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की बात कही गई। नगर पंचायत कछवा के पूर्व चेयरमैन व एडवोकेट अजय कुमार उपाध्याय ने 5 सूत्री मांग को लेकर डीएम को पत्र दिया और कहा कि नगर पंचायत द्वारा नाली को आधार मानक मानकर प्रेमनगर में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। पूरे नगर में नाली कहीं 3 फीट है तो कहीं 13 फीट बनी हुई है। ऐसे स्थिति में नाली को मानक मानकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले व्यवसायियों को कहीं जगह आवंटित करने के बाद ही अतिक्रमण के तहत उन्हें हटाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देश पर पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जोर शोर से प्रारंभ है। अतिक्रमण हटना चाहिए, हम सब इसके समर्थन में हैं। जाम नहीं लगना चाहिए, सड़क खाली रहे। मगर हमारे यहाँ नगर पंचायत कछवा में कुछ व्यवहारिक कठिनाई व्यापारियों की, जनता जनार्दन की, ठेले खुमचे वालों की, गरीब परिवारों की आ रही है, जिसके संबंध में हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराने के लिए आए हुए थे। माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने ये बताया कि सड़क की पटरी कहीं 3 फीट चौड़ी है, कहीं 13 फीट चौड़ी है, कहीं 33 फीट चौड़ी है। अब पता लगा कि 3 फीट वाले का भी अतिक्रमण हट रहा है और जो पहले से 23 फीट 33 फीट पर है उसका भी हट रहा है। तो वो तो ऑलरेडी पहले से अपना 10 फीट 20 फीट छोड़ करके अंदर है ना। तो अतिक्रमण केवल पटरी का मानक मान करके अतिक्रमण हटाया जाए, न कि नाली का मानक मान करके, क्योंकि नाली के ऊपर जो चबूतरा हमारे नगर के व्यापारी भाइयों द्वारा बनाया गया है उससे क्या है कि पूरी नाली ढकी हुई है और 70% आम जनता के शौचालय का, लैट्रिन का, बाथरूम का, किचन का पानी उस सीधे नाले से कनेक्ट होता है। और पता लगा कि जिस समय वो चबूतरा तोड़ देंगे नाली खुली हो जाएगी और लोगों को गंदा पानी, आप इसका मतलब समझ सकते होंगे, व्यवहारिक चीज़ें, बड़े संक्रामक रोग फैलने की संभावना है। बारिश का टाइम है, किसी भी समय अधिक वर्षा होने से जल प्लावन की वजह से जो है सड़क पर गंदा पानी बहने लगेगा, नगर में एक बड़ी रोग की संभावना रहेगी। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से ये अनुरोध किया है कि नगर पंचायत कछवा में अतिक्रमण खूब जोर शोर से हटे, चौराहों से हटे, सड़क की पटरियों से हटे, मगर नाली तक जो बारजा है उनको सुरक्षित छोड़ दिया जाए, जिससे कि हमारे दुकानदार भाई, व्यापारी भाई, नागरिक गण को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मिर्जापुर में विंध्य हॉकर यूनियन के द्वारा कलेक्ट्रेट में केक काटकर विश्व हॉकर्स डे मनाया गया। इसी क्रम में यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा 7 सूत्री मांग पत्र भी जिलाधिकारी को सौंपा गया। विंध्य हॉकर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट सुरेश त्रिपाठी द्वारा कहा गया कि कोरोना वायरस के पश्चात शहर में पटरी व्यवसायियों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा व सम्मानित व्यावसायिक माहौल को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक 7 सूत्री मांगों की सूची जिलाधिकारी को सौंपी गई है, जिसमें मौजूदा निष्क्रिय टाउन वेंडिंग कमेटी का पुनर्गठन निर्वाचन व्यवस्था से हो, न कि चयन प्रक्रिया द्वारा, और सर्वेक्षण पूरा कर समस्त पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए जाने तक किसी भी विक्रेता को बेदखल या विस्थापित न किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही टाउन वैदिक कमेटी के माध्यम से नए बाजार का निर्माण एवं विकास किया जाए समेत कुल 7 मुख्य मांगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकर्स दिवस मना रहे हैं। हम लोगों ने 2013 से इसको जो है संघर्ष के रूप में, चुनौती के रूप में लिया, लगातार पूरे भारत में लड़ते रहे। उसका परिणाम ये रहा कि आज पथ विक्रेता अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत बड़ा साफ उल्लेख किया गया है कि नेचुरल मार्केट न बिगाड़े जाएं, गरीबों की रोजी रोटी कब संरक्षित किया जाए। अगर उनका उजारीकरण किया जा रहा है उसके पहले उनको बेंडिंग जोन बना के स्थापित किया जाए, इसके बाद ही उनका उजारीकरण हो। अगर उनका उजारीकरण होगा तो हम नेशनल हॉकर फेडरेशन के लोग जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू स्कूल में मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया के बहिष्कार को लेकर एक बार फिर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तमाम छात्रों के भविष्य को लॉटरी के माध्यम से दांव पर नहीं लगा सकते हैं। इस तरह की खोखली और भ्रष्ट प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए। सर्व विद्या की राजधानी कही जाने वाली काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इस संबंध सेंट्रल हिंदू स्कूल में लॉटरी सिस्टम को लागू किया गया है, जिसका बहिष्कार करते हुए विश्वविद्यालय के तमाम छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है।
इसके साथ ही छात्रों ने कहा कि जुआ प्रणाली के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से तमाम शहरों के गरीब और पिछड़े इलाकों से आने वाले छात्रों का भविष्य विश्वविद्यालय दांव पर नहीं लगा सकता है। जहां एक और शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और पढ़े लिखे लोगों का ही योग्य साक्षात्कार के माध्यम से विश्वविद्यालयों में प्रवेश संभव हो रहा है, वहीं इस तरह की प्रणाली प्रक्रिया पर विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा करता है। साथ ही इस प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा जुआ प्रणाली कराना एक हास्यप्रद और निम्न स्तर का कार्य है, जिसका लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय द्वारा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। किस तरह का आज आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, किस तरह किसको ज्ञापन सौंपते हैं, क्या मामला क्या था? आज हम आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, चूँकि मामला इतना गंभीर है, इतना बड़ा मुद्दा है ये, जिसको लेकर के CHS में 28 तारीख को ई लॉटरी सिस्टम से प्रवेश लिया जा रहा है असंवैधानिक तौर पर। तो हमने आज कुलपति महोदय से इस पर पुनः विचार करने के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा है। चूँकि संविधान के अनुच्छेद 51 का में जो वर्णित हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, और ये 11वां जो मूल कर्तव्य है 2002 में लागू किया गया है, उसमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि 8 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार समुचित व्यवस्था करके निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था प्रणाली उनको दे और उनको शिक्षित करे। मिर्जापुर जनपद में अतिक्रमण और अवैध वाहन स्टैंड के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्यवाही में विंध्याचल धाम में वाहन स्टैंड के नाम पर लूट का गजब खुलासा सामने आया है। विंध्याचल धाम में एक भी वाहन स्टैंड वैध नहीं पाया गया, जहां दशकों से स्टैंड का संचालन कानून को ठेंगा दिखाकर किया जा रहा था। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा करीब आधा दर्जन स्टैंड चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने धाम के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर अवैध स्टैंड को बंद करने या फिर कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी। वहीं दूसरी ओर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को वाहन खड़ा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विंध्याचल धाम में प्रतिदिन हजारों की तादाद में भक्तगण माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने दूर दराज से आते हैं। वहीं विंध्याचल शहर में दर्जनों वाहन स्टैंड बनाए गए हैं, लेकिन विंध्य धाम में एक भी स्टैंड नियमानुसार नहीं है, जहां मनमाने ढंग से दूर दराज से आने वाले भक्तों से वसूली की जा रही है। 4 पहिया वाहनों से कहीं 50 रुपए तो कहीं 100 रुपए तक की वसूली की जा रही है। वहीं एसपी सिटी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि अवैध स्टैंड संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आधा दर्जन वाहन स्टैंड मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार अवैध ढंग से वाहन स्टैंड चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश के क्रम में मिर्जापुर नगर क्षेत्र में जांच की गई अवैध स्टैंडों की सीओ सिटी और थानाध्यक्षों के साथ और ईओ नगर पालिका इन सब के माध्यम से। तो नगरीय क्षेत्र का एक पार्ट विंध्याचल में पड़ता है, वहाँ पे 8 स्टैंड अवैध रूप से संचालित चिन्हित किए गए और उनको चिन्हित करा करके संबंधित विभाग को FIR कराने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके अलावा शहर के भीतर बथुआ चौराहे के पास में एक हलिया बस स्टैंड है और यहाँ जो सिटी का जो रोडवेज बस स्टैंड है, इसके आसपास भी अवैध स्टैंड कुछ संचालित है। तो कुल मिला करके मिर्जापुर नगर में 1 दर्जन के आसपास अवैध स्टैंड की जो जानकारी मिली थी, उनके ऊपर कार्रवाई करके मुकदमा वगैरह की कार्रवाई की जा रही है। अन्य सूचनाएं जो जांच में अभी आएंगी, अगर चलते हुए पाए गए तो उन्हें भी बंद कराया जाए। नहीं, कार्रवाइयाँ बराबर चल रही हैं और कल हुई भी हैं, आज भी हुई हैं कार्रवाइयाँ और कार्रवाइयाँ बराबर जारी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से, शासन के निर्देश से जो भी अवैध स्टैंड है या जो भी अवैध कब्जा वाली बात है या कोई ऐसा जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, जहाँ पर यातायात प्रबंधन में दिक्कत हो रही है, सब जगह विधिक कार्रवाई की जा रही है और ये जारी रहेगी निश्चित तौर से। क्या कोई कमेटी बनाई गई कि जो इस पर फोकस रखेगी कि कौन अवैध क्या है, कहाँ पे, इस तरह की? इस संबंध में TSI और हमारे CO ट्रैफिक के साथ साथ जो है CO सिटी मजिस्ट्रेट और सभी अधिकारी लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ पर भी इसके नगर पालिका के लोग भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं। नगर पालिका की तरफ से भी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं इसमें, जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं या अवैध स्टैंड बन रहे हैं, अवैध पार्किंग का जहाँ पर है,
तो इस तरह से यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए तथा अवैध इस तरह से जो भी स्टैंड वगैरह बने हैं इन पर बराबर कार्रवाई चल रही है और चलती रहेगी। जो क्या अभी तक FIR भी दर्ज हो चुके हैं? हाँ, अब तक 4 मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। विंध्याचल में कुल कितने अवैध पाए गए? विंध्याचल में अभी 6 मामलों में कार्रवाई हुई है और अभी भी कार्रवाई प्रचलित है। जो है वाराणसी में सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनुज जायसवाल के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर आतंकवादियों के पोस्टर व पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान वक्ताओं ने यासीन मलिक के लिए फांसी की सजा की मांग की है। बताते चले कि कश्मीर में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए टेरर फंडिंग दोषी यासीन मलिक अब आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। बुधवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष NIA न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं उस पर विभिन्न धाराओं के तहत 10,75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने 19 मई को मलिक को दोषी करार दिया था। 2017 में NIA ने उसे गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में ही है, जिसको लेकर समिति के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं वक्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा कि अपनी खुशी अधूरी है, यासीन को फांसी जरूरी है। कार्यक्रम में सभी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से आतंकी घटना में इन सब की भूमिका रही है, उसके लिए फांसी लगाकर ही सही मायने में पीड़ितों को राहत पहुँचाया जा सकता है। आज हम सब ने जिला मुख्यालय पर यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की है और पाकिस्तान का पुतला फूंक करके विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि पाकिस्तान यासीन मलिक और अन्य आतंकवादियों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद का अगर कहीं कोई जड़ है तो पाकिस्तान है। हम उसका विरोध करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उन्होंने इस दर्द पर मरहम तो ज़रूर लगा दिया है, लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह से निजात तभी मिलेगी जब यासीन मलिक जैसे लोगों को फांसी की सजा होगी, क्योंकि हमारी खुशी अधूरी है, इसको यासीन को फांसी जरूरी है। इस नारे के साथ साथ हमने इनका विरोध किया है और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह के आतंकवादियों को फांसी की सजा देकर के एक कड़ा संदेश दे कि आगे कोई आतंकवाद के रास्ते पर चलने का साहस न करे। गर्मी के प्रकोप और चिलचिलाती धूप से लोगों को उस समय राहत मिली जब अचानक मौसम ने करवट बदला और हल्की बारिश के ओले के साथ झमाझम पानी बरसे। वहीं इस बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को ठंड का एहसास दिलाया, तो इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। गुरुवार को मौसम की मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। वहीं सुबह से ही चिलचिलाती धूप ने लोगों को बेहाल कर रखा था कि दोपहर बाद अचानक मौसम ने जो करवट बदले, उससे शहर सहित ग्रामीण इलाकों में गरज व चमक के साथ बारिश हुई। लगभग कुछ देरी की बारिश ने लोगों को राहत दी है। इस बदलते मौसम से जहां लोगों को ठंडक का एहसास हुआ, तो वहीं इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। बारिश के बाद खमस भरे मौसम में अनेकों प्रकार की बीमारियों का भी सामना लोगों को करना पड़ सकता है। बता दें कि बारिश होने के बाद थोड़ी देर के लिए धूप भी खिली, जिसके बाद शाम तक बदली छाई रही। वैसे तो मौसम में उतार चढ़ाव का खेल पिछले सप्ताह से ही चल रहा है, लेकिन बारिश नहीं होती थी। वहीं सूर्य की तपिश से बचने के लिए लोग अपने घरों में ही दुबके रहते थे। दोपहर के समय गलियां सुनसान रहती थी, लेकिन गुरुवार को हुई बारिश से गलियां सूनी नहीं रही। लोगों ने बारिश का लुत्फ उठाया। शाम तक बदली छाई रही, जिससे तापमान में पिछले दिनों की अपेक्षा कमी आई। इसको लेकर डॉक्टरों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी अभी जो वर्षा हुई है, तो कोई सोचा नहीं था कि वर्षा होगा, लेकिन वर्षा होने पर भी एक तरफ बाएं तरफ पटरी पर छाया है और दाहिने तरफ सूर्य भगवान, और ऊपर से जो है वृष्टि में छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के गिर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी ताप से जो भाप निकल रहा है, ये लोगों के शारीरिक रूप में ये नुकसानदेह है। दूसरी बात, इसमें जो भीगेंगे और वो कपड़े पहने रहेंगे तो वो उसको जो है सर्दी जुकाम वायरल में चला जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोग इस तरह के बर्फ़ गिरे रहते हैं, छोटे बच्चे उठा के खा लेते हैं, वो भी नुकसान है। इसलिए इसके बचाव यह है कि पानी बरसे तो आप छाँव में रहें, भीगा कपड़े में वस्त्र में न रहें, और इससे जब तक ताप उसका ठंडा ना हो वो फिर बाहर न निकलें। मौसम तो आज का बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है बहुत गर्मी पड़ी थी और जनजीवन जो है अस्त व्यस्त था, लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही थी। पर आज जो है मौसम बहुत तेज़ हवाओं के साथ जो है थोड़ी बारिश हो गई, इससे मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो गया और हम लोग को काफ़ी आराम हो गया जो है।
वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 मई तय की है। सोमवार को भी दोपहर 2 बजे से मस्जिद कमेटी अपना पक्ष रखेगी। गुरुवार को जिला जज ने नागरिक प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 7 के नियम 11 के तहत सुनवाई की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पक्ष के मुकदमे की योग्यता पर सवाल उठाने वाली मस्जिद पक्ष की दाखिल याचिका पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का जिला जज को निर्देश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 मई को केस की जटिलता और संवेदनशीलता के मद्देनजर इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से स्थानांतरित करके वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रहे मुकदमे में वादी और प्रतिवादी पक्ष के बीच गर्मागर्म बहस हुई। गुरुवार की बहस में मुकदमे की पोषणीयता पर चर्चा हुई, जिसमें अधूरी बहस होने पर अदालत ने मुकदमे की अगली तिथि 30 मई को मुकर्रर की है। इस संबंध में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि आज अदालत में मुकदमे की पोषणीयता पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें अदालत ने अन्य बिंदुओं को रखने के लिए 2 दिन का समय देते हुए सोमवार 30 मई को इस बहस को जारी रखने की इजाजत दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुकदमे में अन्य याचिकाओं पर चर्चा नहीं हुई। उनका कहना है कि मुकदमे की पोषणीयता पर जब चर्चा हो जाएगी तब वह अन्य बिंदुओं पर अपना पक्ष रखेंगे। इस दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और बिना जांच के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। को डैमेज करने वाली बात कोर्ट में नहीं रखी है। जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तब शिवलिंग की बात कोर्ट में रखेंगे, जब कमीशन की रिपोर्ट देखी जाएगी। वो ऑलरेडी सील्ड है, मस्जिद की स्टोर रूम में सील्ड है। जब कमीशन पे बात होगी तब हम उसको कोर्ट के सामने रखेंगे। आज उसकी बात नहीं। अमरनाथ जी ये कह रहे थे कि जो फव्वारे को बार-बार शिवलिंग बताया जा रहा है, उसको लेकर वो आलू कह रहे थे। देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, हिंदू पक्ष और उनके वकील स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से मानते हैं कि वो हमारे ईश्वर का शिवलिंग है जिसको डैमेज किया गया है। जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी और कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट एग्जामिन करेगी, उस समय शिवलिंग का इशू हम डिस्कस करेंगे। की गई और अगला सोमवार को डेट पड़ गई है 30 मई को। जी। मुझे ये बताइए, आज बहुत ज्यादा बहस जो है दोनों तरफ से हुई, क्या मुद्दे थे जो उठाए गए? आज मुस्लिम पक्ष जो मुद्दे उठाए गए वो आप दोनों पक्ष ने शुद्ध रूप से 7-11 को केंद्रित और कई केस लॉ वगैरह लाए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी इंक्लूड किया और इसी पे आधारित आज की पूरी बहस रही है। और इसके बाद सोमवार को अगली बहस होगी। सर, बहुत लंबी आर्गुमेंट चली है। कोई बात नहीं, उन्होंने केवल हमारे प्लेंट को पढ़ा है 12 पैरा तक। 12 पैरा को उन्होंने पढ़ा है, हमारे प्लेंट को पढ़ा है और कंटिन्यू किया, अभी अधूरा है। 30 तारीख को पुनः सोमवार को वो समय लेंगे और अपने आर्गुमेंट हमारे जो पूरे प्लेंट है उसको पढ़ेंगे। सुभाष जी, आपको लंबे वक्त तक सिविल का मुकदमे का अनुभव है, ये बताइए कि आपको क्या लगता है 30 तारीख को ये मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी? नहीं, अभी संभव नहीं है, क्योंकि वो अभी उनका ही जिस हिसाब से चलने हिसाब से वही समय लेंगे। आज इतना लंबा वक्त, आज अदालत ने 2 घंटे सुनवाई की है। नहीं, सुनवाई क्या, उन्होंने पक्ष धीरे धीरे रखा है, हमारे 12 पैरा को पढ़ा है, इसलिए समय उन्होंने 2 घंटा ले लिया केवल 12 पैरा पढ़ने में। उनके कितने पैरा की, मुस्लिम पक्षी कितने पैरा की दलील थी? नहीं, पूरे प्लेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद जो फिर हम लोग का आर्गुमेंट होगा, हम लोग अपने पक्ष को उसके बाद रखेंगे। कितने देर सुनवाई हुई है? 2 घंटे। शिवलिंग के लेके कुछ बोला गया? नहीं, कहीं कुछ है। शिवलिंग जो प्लेंट है वो पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि शिवलिंग नहीं है, ये दावा इनका गलत है। बिल्कुल नहीं, बहस हम लोगों ने नहीं, मुस्लिम पक्ष नहीं केवल रखा है, हम लोगों का अभी कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है। जो 99 एक्ट है उसमें क्या हुआ है? उस पर अभी कोई बात नहीं, उसी पे जो 7 रूल 11 की जो बहस चल रही है उसी के संदर्भ में चल रही है। ये बाधित है जो ये एक्ट, इसलिए ये जो सुनवाई होने जा रही है उसी पे चल रही है। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2022-23 के लिए 6 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट पेश किया। वहीं आम बजट में वाराणसी को लेकर योगी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम से लेकर काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन की सुगमता के लिए राजमार्ग बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही अन्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राशि आवंटित की गई है। योगी सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में जनता की हर एक सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा गया है।
वहीं वाराणसी जनपद में विकास कार्यों को लेकर योगी सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया गया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया। वहीं वाराणसी जनपद के विकास को ध्यान में रखते हुए वाराणसी और मेरठ में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड डेयरी परियोजना के लिए 79 करोड़ 82 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए वाराणसी को लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन की सुगमता के लिए राजमार्ग बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया, जो 4 लेन राजमार्ग गंगा घाट के विपरीत राजघाट पुल से रामनगर तक बनाया जाएगा। वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र और संत कबीर संग्रहालय के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। वहीं बजट आने के बाद वाराणसी के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया डेनकाशी न्यूज के साथ साझा की। के लिए फायदेमंद होगा, किसानों के लिए फायदेमंद है। एक उन्होंने SMP निर्धारित कर दी है और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो 5 लाख तक हर किसान को देंगे जिसकी दुर्घटना हो जाती है या तो दिव्यांग हो जाता है, तो वो 5 लाख की घोषणा अलग से की हर किसान के लिए। तो किसानों के लिए तो सरकार बढ़ावा दे रही है, ऐसा नहीं दे रही, उनको फायदा होगा। और यूथ के लिए कहा जाए तो देखिए रोजगार की बात अक्सर होती है और मैं आपको एज ए सीए बता दूं, जिस हिसाब से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है, आगे चलकर धीरे धीरे लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो रोज़गार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला वैसे भी नहीं है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर में। तो इसलिए कि जनसंख्या नियंत्रण ही इसका सॉल्यूशन है। रोज़गार तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से लोगों की कम जरूरत पड़ेगी, काम ज़्यादा होगा, बिना लोगों के भी काम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सब बात की जाए तो ये जो 1.25 करोड़ का जो बजट आया है, ये पहला ऐसा बजट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरे कार्यकाल में। कितना बड़ा उत्तर प्रदेश को बजट मिल रहा है। तो अगर बात की जाए तो जिस तरह से युवाओं को जो जिस तरह शिक्षक थे उनको भी 60,000 नौकरियों को देने के लिए ऐलान किया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, नौकरियाँ दें तो अच्छी बात है, लेकिन जिस हिसाब से ऑनलाइन नौकरियां, ऑनलाइन काम हो रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो आगे चल के शिक्षकों की जरूरत बहुत कम है। अगर एक शिक्षक अगर एक साथ 10 करोड़ लोगों को पढ़ा पा रहा है ऑनलाइन से, तो लाखों शिक्षक की जरूरत नहीं है। आगे चल के देखिएगा कि क्रांति आएगी शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत सारे विद्यालय लॉस पे जाएंगे क्योंकि लोग सोचेंगे एक आदमी जो बहुत अच्छा पढ़ा पा रहा है वो ऑनलाइन के माध्यम से सबको पढ़ा ले, तो ज़्यादा विद्यालयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। उसी तरह आप देख रहे होंगे जो कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर भी कुछ ही रह गए हैं, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो ऑनलाइन की वजह से अब रोजगार बहुत कम रहेगा लोगों के पास। इसमें कोई सरकार की दोष नहीं कहेंगे, ये सिस्टम ऐसा होता जा रहा है कि अब रोजगार की जरूरत कम पड़ेगी लोगों को। बात कीजिए काशी की, काशी और मेट्रो की बात कहें कि मेट्रो के लिए दे रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए पैसा आ रहा है और काशी के लिए बहुत कुछ हो रहा है। स्टेडियम तो देखिए वो बना रहे हैं, एक अपने लखनऊ के आर्किटेक्ट अशोक भी बना रहे हैं, और काशी के लिए इन्होंने 500 करोड़ कहा है कि राजघाट पुल से लेके वहाँ जाने के लिए जगह बनाएंगे, तो वहाँ के लिए उन्होंने किया है। तो काशी को पर्यटन के हिसाब से बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये साइकिल स्टैंड, ये स्टैंड, वो स्टैंड बन रहे हैं, जगह बन रही है, कॉरिडोर बन गया, तो पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, ये निश्चित है। होटल सब फुल रह रहे हैं, तो काशी को पर्यटन के हिसाब से बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अगर वो देखा जाए कि औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से, बाकी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से काशी को कोई जगह, कोई नया इकाइयाँ कम आ रही हैं, उस पर दिक्कत आ रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं मिल रहा, लेकिन पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है काशी में। हमारे इस समय बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी पे इस समय योगी सरकार कोई काम नहीं करे, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की मूलभूत समस्या वो है बेरोजगारी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हम सब व्यापारी जो टैक्स के रूप में सरकार के खजाने को भरते हैं और सरकार वोट के चक्कर में मुफ्त बांट के उस खजाने को खत्म करती है, और उसे जो काशी के डेवलपमेंट के लिए जो फंड आया है, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हो अथवा जो है कोई काशी विश्वनाथ धाम हो अथवा काशी और गोरखपुर कॉरिडोर, ये जितने भी विकास हैं, इससे कहीं न कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा
और धार्मिक आस्था भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इससे पूरे पूर्वांचल को या संपूर्ण उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा। इस योजना को तो हम सराहना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारों को मुफ्त देने के बजाय बेरोजगारों को हर हाथ को कार्य देना चाहिए, उसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं। इस बार की बजट से आप सहमत हैं? योगी सरकार की बजट से मुझे महसूस होता है कि व्यापारियों के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए था। व्यापारियों की मांगों को स्वीकार करके इस बजट में उनकी भी कुछ सुविधाएं, उनके लिए भी चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन मोटे तौर पे ओवरऑल जो जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में विकास हो रहा है, जिस तरह से पूर्वांचल जो एक पिछड़ा हुआ था कई दशकों से, तो पूर्वांचल में बड़े ही अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बजट, अगर हम पूर्वांचल के विकास को देखते हैं, काशी के विकास को देखते हैं, तो संतोषप्रद है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा बजट कभी भी पेश नहीं हुआ हो। और इन्होंने बजट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान रखने की कोशिश की है, चाहे वो बुंदेलखंड रहे, चाहे प्रयागराज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे राजमार्ग हो, नमामि गंगे हो, दर्शन करने की सुगमता, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हर तरह का इन्होंने बजट में ध्यान दिया। और काशी में तो इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए भी पास कर दिया, राजमार्ग के लिए भी पैसा पास किया, नमामि गंगे के लिए किया, और गंगा जी में दर्शन बाबा विश्वनाथ का करने के लिए रोड के लिए भी इन्होंने किया, और राजघाट पुल के लिए भी किया, और कई जगह मेट्रो के लिए पैसा दिया, सेमी मेट्रो के लिए गोरखपुर में पैसा दिया, आवास के लिए दिया, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दिया, और विकलांग पेंशन को बढ़ा दिया। मतलब आप ऐसा समझिए कि किसी भी क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ा है। पर व्यापारियों के ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी आपके तरफ से कुछ होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इन सब सारी चीज़ों के करने से व्यापार बढ़ेगा। वाराणसी के रोहनिया स्थित स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में चल रहे समर कैंप के समापन के दौरान पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक ने छात्रों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। इसके साथ ही स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में चल रहे 6 दिवसीय समर कैंप का सकुशल समापन कराया गया। रोहनिया स्थित स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य देवेंद्र प्रताप सिंह की देखरेख में 6 दिवसीय समर कैंप का सकुशल समापन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार राय तथा विशिष्ट अतिथि प्रकाश सिंह प्रधानाचार्य व अरविंद सिंह भाईजी प्रधानाध्यापक ने कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट का अवलोकन करते हुए छात्रों का मनोबल बढ़ाया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। मिर्जापुर में अदरहाट थाना अंतर्गत नारायणपुर इलाके में एक निजी स्कूल के पास बीते दिनों लूट की बड़ी घटना को बदमाश द्वारा अंजाम दिया गया था। इस पर देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद हाशिम की ये रिपोर्ट। नमस्कार, डेन काशी से मैं मोहम्मद हाशिम। जैसा कि देख रहे हैं कि मैं इस समय चुनार के सीओ साहब के यहाँ खड़ा हुआ हूँ और पीड़ित ये मेरे साथ में खड़ा हुआ है। अपना परिचय दीजिए आप। जी, मैं सोनू खान और मैं छोटा मिर्जापुर रसूलागंज तहसील चुनार से हूँ। और सर, मेरे साथ घटना ये हुआ है कि मैं साड़ी का कारोबारी हूँ और मेरा जो तो साड़ी का कारोबार ज़्यादा बनारस से होता है और बनारस से रिक्शा चालक जो है तो लेकर आ रहा था और उसके 100-200-300 मीटर में पीछे था। कितने तारीख की ये घटना थी? सर, 16 तारीख की घटना थी और मैंने चौकी इंचार्ज साहब को। ये 16 तारीख की घटना थी, कब की थी? दिन की, रात की थी? सर, 10 बजे नाइट था और मैंने चौकी प्रभारी जी को मैंने दिया था प्रार्थना पत्र। उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की अभी तक, इसलिए मैंने आज 26 तारीख को मैं सीओ ऑफिस पहुंचा हूं। आपने चौकी इंचार्ज को प्रार्थना पत्र दिया, वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आप यहाँ पे आकर प्रार्थना पत्र दिए, तो यहाँ किसी से मुलाकात हुई क्या, वो बताएं। सर, सीओ साहब तो है नहीं, अंदर जो अधिकारी हैं उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है, रख लिया है,
बोले हैं कि सीओ सर जैसे आते हैं उनको हैंड ओवर किया जाता है। और चौकी इंचार्ज साहब से मोबाइल टेलीफोन पे बात की है। चौकी इंचार्ज साहब ने साफ इनकार कर दिया है कि मेरे पास कोई सूचना नहीं आई थी, जो कि मैंने 16-17 तारीख का सूचना मैं दे चुका था, प्रार्थना पत्र दे चुका था, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है उनको चौकी पर भेजिए। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। क्या हुआ था, पूरी घटना बताएं आप। भाई जैसे टोटो लेके जाता था, आगू 2-3 महिलाएं आ गई, बोले रोको। टोटो कहाँ से लेके कहाँ जाते थे आप? हम आते थे बनारस से लेके मिल्कीपुर, इनके घर के पास साड़ी लेके आते थे। अच्छा। तिनमुहानी पे भेंट हुआ कुछ उनसे, कच्ची रूट थी, हम धीरे धीरे जाते थे, वो आए, उनसे पूछे रोको, तो हम लोग क्या हुआ, वो कुछ हाथ में लिए थे, हाथ में फेंक दिए, हमारा कॉलर पकड़ लिए, फिर कॉलर पकड़ लिए। कितने लोग थे वो लोग? वो सब 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे। जैसा आप देख रहे हैं कि ये पीड़ित है जिनके साथ ये घटना हुई है, और जब वहाँ पे वो बता रहे उन लोगों का काफ़ी आतंक है वहाँ पर। चुनार से कैमरामैन रज्जब के साथ मोहम्मद हाशिम। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।